नमस्ते प्यारे बच्चों। डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी उपस्थित हुए हैं विज्ञान विषय पढ़ने के लिए और मैं रेखा झा यूपीएस रावली महदूद हरिद्वार से आपके विज्ञान की अध्यापिका। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डेली की एक्टिविटी आनंदम एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो इसके लिए आप सभी जैसा जानते हैं कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपना पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हैं, आने जाने वाली सांसों पर। उसके अलावा हम आसपास की आवाज पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, सभी को महसूस करते हैं। और इसी के लिए आज हम फिर से डीप ब्रीदिंग करेंगे और अपना पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित करेंगे। सांस की गर्माहट और ठंडेपन को आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेट बैठेंगे, गर्दन सीधी, कमर की हड्डी सीधी, बिल्कुल बैकबोन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, और आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर अपनी गोद में रखिए, सुखासन की अवस्था में बैठेंगे और शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस अंदर, सांस बाहर। पूरा ध्यान सांसों पर। आसपास अगर ध्यान जाता भी है तो उसे वापस लाइए, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। आंखें बंद रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और हाथों की गर्माहट को अपनी आंखों पर दीजिए। दोनों हथेलियां मतलब आंखों पर रखिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। अब आप अपने दोनों हाथ नीचे रख सकते हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, फ्रेश फील कर रहे होंगे, शांत मन हो गया होगा। अब इसी अच्छे और फ्रेश मन के साथ हम बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वाटर, अ प्रेशियस रिसोर्स। ये लेसन 16 है। ये हमने बीच में इसलिए लिया है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। जल सभी के लिए एक कॉमन विषय है और अत्यधिक आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। हमारे क्या, सभी प्राणियों के जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। जल जो है बच्चों, वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेस में एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट और भी चीजें आती हैं, जिसमें से हम एयर के विषय में पढ़ चुके हैं, सॉइल के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे वाटर के विषय में। ठीक है, तो सभी प्राणियों के जीवन के लिए जैसे एयर आवश्यक है, सॉइल आवश्यक है, ऐसे ही वाटर भी अति आवश्यक है। तो फिर हम इसके लिए डिटेल में जानने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू चैप्टर, वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। प्रेशियस मीन्स बहुमूल्य और रिसोर्स मीन्स संसाधन, यानी पानी प्राकृतिक संसाधन है और हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 से ज्यादा हिस्सा पानी है। चलिए आज इसे समझते हैं। बच्चों, पृथ्वी सभी ग्रहों यानी प्लैनेट से अलग है और इसका एक बड़ा कारण है पानी। अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर पानी मौजूद है और यही कारण है कि यहाँ जीवन है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव लगभग 70% पानी के बने हैं और आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी पर भी लगभग 70% पानी है और 30% जमीन। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। किसी ने सही ही कहा है, जल है तो कल है। यदि भविष्य में जल न रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा संकट हो सकता है। पर पृथ्वी पर इतने बड़े महासागरों के होने पर ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि भविष्य में जल समाप्त हो सकता है? चलिए आज इसको समझते हैं। यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं कि अर्थ पर ज्यादा नीला रंग ही दिखाई दे रहा है। दरअसल ये नीला रंग अर्थ पर मौजूद जल को दर्शा रहा है। ये जल महासागरों, नदियों और बर्फ के रूप में जमा है, यानी ओशंस, रिवर्स एंड स्नो के रूप में। इसके अलावा भी जल मौजूद है, जैसे तालाबों में,
जमीन के नीचे और हवा में। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर काफी मात्रा में जल उपलब्ध है। जी हाँ, पृथ्वी पर 71% पानी है, मीन्स 71%, और 29% जमीन, मीन्स 29% जमीन, यानी 2/3 से ज्यादा पानी अर्थ पर मौजूद है। इसमें से अधिकांश जल समुद्रों में मौजूद है और समुद्र का खारा जल उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसका कारण है सी वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, यानी समुद्री जल में बहुत बड़ी मात्रा में नमक और दूसरे खनिज मौजूद होते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे कि एक गिलास पानी में 10 चम्मच नमक मिला दिया गया हो। डॉक्टर्स के अनुसार हमारी बॉडी में प्रेजेंट किडनी इस जल को फिल्टर नहीं कर सकती। इसी प्रकार समुद्री जल के निरंतर इस्तेमाल से हमारी स्किन में भी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस पानी को सफाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और पेड़ पौधों के लिए भी ये जल उपयोगी नहीं है। यानी जमीन पर रहने वाले प्राणी सिर्फ फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इस पृथ्वी पर कुल जल का 97.5% मीन्स 97.5% सी वाटर है, यानी समुद्री जल है, और सिर्फ 2.5% मीन्स 2.5% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है। फ्रेश वाटर मतलब वो मीठा जल जिसमें नमक नहीं होता। पर इस 2.5% मीन्स 2.5% फ्रेश वाटर का सिर्फ 1% हिस्सा ही हमारे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, जिसे आप छोटे व्हाइट डॉट यानी सफेद बिंदु से देख सकते हैं। दरअसल फ्रेश वाटर के कई सोर्सेस अवेलेबल हैं। कुछ सोर्सेस आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे नदियां, तालाब, झरने आदि, और कुछ सोर्सेस आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, जैसे पहाड़ों और ध्रुवों में जमी बर्फ आदि। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए हमारे पास कितना जल उपलब्ध है। यदि हम ऐसा समझें कि पूरी अर्थ पर मीन्स पूरी पृथ्वी पर 100 लीटर पानी उपलब्ध है, यानी समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों, बर्फ और जमीन के नीचे सभी स्रोत को मिलाकर जो जल उपलब्ध है उसे हम 100 पानी की बोतलों से दिखा सकते हैं। तो उसमें से 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर फ्रेश वाटर है, जो समुद्र को छोड़कर बाकी सोर्सेज में अवेलेबल है, जैसे नदियां, तालाब, झरने, बर्फ, हवा और जमीन के नीचे आदि, जिसे हम 2 बड़ी और 1 छोटी पानी की बोतल से दिखा सकते हैं। और इस 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर फ्रेश वाटर में से केवल 1% यानी लगभग 25 मिलीलीटर ही हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है, जैसे नदियों, तालाबों और झरनों में, जिसे हम 5 चम्मच से दिखा सकते हैं। क्या अब आप समझ सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है? जी, यही कारण है बच्चों कि दुनिया के सभी देश पानी के सही इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। इसी कारण यूएनओ की सहमति से विश्व भर में हर साल 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें फ्रेश वाटर के सही इस्तेमाल और रिसोर्सेज के सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है। मतलब हमें पानी को कैसे बर्बाद होने से बचाना चाहिए और नदी तालाबों के पानी को दूषित होने से कैसे बचाना चाहिए। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति है। क्या आपको पता है कि यूएनओ ने प्रति व्यक्ति पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने और साफ सफाई रखने के लिए अधिकतम 50 लीटर पानी प्रतिदिन की सिफारिश की है। जी हाँ बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि विश्व में सबको सरलता से पानी उपलब्ध हो, तो हमें एक दिन में 50 लीटर पानी यानी लगभग 2 बाल्टी पानी से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें पानी की आवश्यकता होती है और कई तरीकों से हम पानी का उपयोग भी करते हैं। वास्तव में पानी के बिना हमारे दिन की कल्पना करना असंभव है।
जिन इलाकों में पानी की सहज उपलब्धता है, वहां यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक दिन मीठे पानी की उपलब्धता कठिन हो सकती है। यही कारण है कि हम पानी के महत्व को नहीं समझते और प्रतिदिन जरूरत से कहीं ज्यादा पानी बर्बाद कर देते हैं। दरअसल पानी की उपलब्धता सब जगह आसान नहीं है। पानी की कमी के कारण जीवन बहुत कठिन हो जाता है। कई इलाकों में पानी के लिए कई किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना पड़ता है और गर्मियों में कुछ इलाकों में हफ्तों तक पानी उपलब्ध नहीं होता। पानी के लिए मीलों चलने के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी संभव नहीं हो पाता। यदि हम पानी का सही इस्तेमाल करें तो उन इलाकों में पानी पहुंचाया जा सकता है जहां इसकी सहज उपलब्धता नहीं है। जरा सोचिए, प्रत्येक घर से बचा हुआ पानी किसी दूसरे घर को मीलों धूप में पैदल चलने से बचा सकता है और उनका जीवन आसान बना सकता है। चलिए आगे समझते हैं आखिर इन इलाकों में पानी की कमी क्यों है। यूं तो फ्रेश वाटर इस पृथ्वी पर सभी स्टेट्स में अवेलेबल है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड फॉर्म में पानी आसानी से उपलब्ध है, जैसे नदियां, तालाब, प्राकृतिक कुएं आदि। जबकि सॉलिड फॉर्म के सोर्सेज हमारी पहुंच से दूर हैं, जैसे पहाड़ों पर और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के बड़े स्रोत। इसी प्रकार काफी मात्रा में पानी गैस फॉर्म में हवा में वेपर्स यानी वाष्प के रूप में उपलब्ध है, जिसे हम देख नहीं पाते, पर यही पानी बादलों में बदलता है और बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आता है। फ्रेश वाटर पृथ्वी पर वाटर साइकिल से ही उपलब्ध होता है और ये प्रोसेस लाखों सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। वाटर साइकिल को हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर स्थित जलाशयों जैसे समुद्र, नदी, तालाब आदि से पानी वाष्प यानी वेपर बनकर हल्का हो जाता है तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अलावा ट्रांसपिरेशन से भी पानी वेपर्स में बदलता है। ट्रांसपिरेशन मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का वेपर्स में बदलना। अब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से वेपर्स ऊपर जाते हैं और ऊपर ठंड होने के कारण वहां कंडेंसेशन होता है, यानी वेपर्स का ठंडा होना और पानी या बर्फ में बदल जाना, जिससे बादल बनते हैं। बादलों में बहुत सी छोटी छोटी पानी या बर्फ की बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बन जाती हैं, जिससे वो भारी हो जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। इन बूंदों के नीचे गिरने को प्रेसिपिटेशन या आम भाषा में बारिश या बर्फ या ओले बोलते हैं। जब ये पानी पृथ्वी पर गिरता है तो सभी जलाशयों जैसे नदी, तालाबों को भर देता है और मिट्टी पर गिरने वाला पानी रिसता हुआ जमीन के नीचे दरारों में भर जाता है और पानी के जमीन में रिस कर नीचे जाने को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन की वजह से जमीन के नीचे यानी ग्राउंड वाटर में भी वृद्धि होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ पर फ्रेश वाटर कम है और यह भी पता चल गया कि वाटर साइकिल से फ्रेश वाटर रिचार्ज हो जाता है, यानी वापस हमारे पानी के स्रोतों को भर देता है। फिर पानी की कमी कैसे हो सकती है, चलिए देखते हैं। जैसा हमें पता है कि फ्रेश वाटर का ज्यादा भाग बर्फ और हवा यानी स्नो और वेपर्स के रूप में है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। यानी जो पानी उपयोग में लाया जाता है वह ज्यादातर नदियों से लिया जाता है, पर सब शहरों और गांवों में नदियां नहीं बहती और अगर हैं भी तो रोज नदी तक जाना और पानी लाना संभव नहीं है। इसलिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाए गए हैं, यानी पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए प्रबंध। जैसा आप देखते हैं कि आपके घरों में पानी नलों तक पाइप्स की मदद से आता है। दरअसल नदियों से बड़े बड़े वाटर पंप्स की मदद से पानी खींचा जाता है और पाइपलाइंस के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। नदियों से दूर शहरों में पानी पाइपलाइन से पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए पानी की आपूर्ति के लिए नदियों के अलावा दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे आसपास के झरनों, तालाबों, कुओं आदि। पाइपलाइन से घरों तक पानी पहुंचाने का काम ज्यादातर घनी आबादी वाले इलाकों में ही किया जाता है। दूर गांवों में लोगों को कुओं, तालाबों से पानी खुद ही भरकर लाना पड़ता है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए जल कुओं, नलकूपों यानी ट्यूबवेल और हैंडपंप से प्राप्त करते हैं,
पर इनमें पानी कहाँ से आता है? ये जल जमीन के नीचे से आता है। इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में यह पानी जमीन के नीचे जाता है। बारिश के पानी को रिसकर मिट्टी से नीचे जाने को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। दरअसल जमीन के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध है और यही जल पूरी दुनिया में अधिकतम जल की आपूर्ति करता है। जैसा आप देख रहे हैं, हैंडपंप का पाइप जमीन के नीचे वहां तक गया है जहां पानी उपलब्ध है। इसी प्रकार अगर आपने कभी कुआं खोदते देखा हो तो आप पाएंगे कि उसे तब तक खोदा जाता है जब तक पानी न आ जाए। दरअसल हैंडपंप और कुएं के नीचे जो जल आप देख रहे हैं, एक्वीफर्स में जमा पानी है। जैसा हमने सॉइल चैप्टर में भी पढ़ा कि सॉइल की लास्ट लेयर यानी सी होराइजन के नीचे बेडरॉक होती है, यानी सख्त चट्टानें। बारिश का पानी सॉइल से रिसकर यानी इनफिल्ट्रेशन से जब इन चट्टानों में जमा हो जाता है तो इन पानी से भरी चट्टानों को बोलते हैं एक्वीफर्स और इस पानी के ऊपरी स्तर को वाटर टेबल बोलते हैं। समझने के लिए यदि एक जार में कुछ पत्थर डाल दें और उसमें पानी भर दें तो पानी के ऊपर की सतह कहलाती है वाटर टेबल और ये पानी से भरे पत्थर कहलाते हैं एक्वीफर्स और एक्वीफर्स में जमा जल कहलाता है ग्राउंड वाटर यानी भौम जल। वाटर टेबल के नीचे सभी जल ग्राउंड वाटर है। यहाँ एक्वीफर छोटे दिख रहे हैं पर यह कई किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। बच्चों, एक्वीफर्स दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पानी का सोर्स है। एक्वीफर्स में पानी इनफिल्ट्रेशन से रिचार्ज होता रहता है। एक्वीफर की ऊपरी सतह यानी वाटर टेबल जमीन की सतह से 1 मीटर गहराई से कम भी हो सकती है और कुछ स्थानों पर यह 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर तक गहरी होती है, जैसा आप पिक्चर ए एंड बी में देख रहे हैं। एक्वीफर में पानी केवल बारिश से नहीं आता बल्कि नदियों और तालाबों का पानी भी जमीन की दरारों से रिसकर नीचे जाता है और एक्वीफर्स को रिचार्ज करता है। तो अब हम ये जान गए कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर के सोर्स एक्वीफर्स हैं, यानी ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल। और यह भी पता चल गया है कि ये सोर्स बाकी सोर्सेस की तुलना में काफी बड़ा है और बारिश और नदियों के पानी से निरंतर रिचार्ज भी होता रहता है। तो फिर पानी की कमी होने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल ऐसा नहीं है। यदि हम उतना ही ग्राउंड वाटर यूज करें जितना हर साल बारिश से रिचार्ज हो जाता है तो इसे लंबे समय तक चलाया जा सकता है। पर यदि उससे ज्यादा पानी निकाला गया तो ये पानी भविष्य में खत्म हो सकता है। पिछले कई दशकों से हम इस जल को काफी ज्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं, जिससे कई जल स्रोतों में जल का स्तर यानी वाटर टेबल नीचे जा चुका है और कुएं और हैंडपंप सूख चुके हैं, जिसके कारण लोगों को दूर के जल स्रोतों से जल लाना पड़ रहा है। आपने भी अपने गांव में देखा होगा कि कुएं सूख रहे हैं और यही है असली चिंता का विषय। ज्यादा पानी निकलने के कई कारण हैं, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बड़ी जनसंख्या के कारण ज्यादा घरों, दुकानों, सड़कों आदि का निर्माण हो रहा है, जिससे मिट्टी यानी सॉइल को पक्के सीमेंट से कवर किया जा रहा है, जिस कारण बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। दूसरा बड़ा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ग्राउंड वाटर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह एग्रीकल्चर यानी खेती में भी ग्राउंड वाटर का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है। समय पर बारिश न होने के कारण किसानों को भी ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर किसान सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल का ही इस्तेमाल करते हैं। जमीन से ज्यादा पानी निकलने के अलावा ग्राउंड वाटर कम होने का दूसरा कारण है असमान जल का वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अनेक कारणों से विश्व भर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर समान नहीं है, यानी कहीं भरपूर वर्षा होती है और वहीं कुछ रेगिस्तानी इलाके हैं जहां काफी कम वर्षा होती है। भारत में प्रतिवर्ष कई इलाकों में सूखे के कारण भारी नुकसान होता है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बाढ़ तबाही लाती है।
कम बारिश वाले इलाकों में ग्राउंड वाटर कम होने के कारण वाटर टेबल्स नीचे चली गई हैं। इन इलाकों में एक तरफ तो पानी के लिए ग्राउंड वाटर ही एकमात्र स्रोत है और दूसरी तरफ वर्षा कम होने के कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा है। यदि ऐसे ही रहा तो कुछ वर्षों में यहाँ पानी की बहुत कमी हो सकती है। जमीन से ज्यादा पानी निकालने और असमान जल वितरण के अलावा जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट में कमियों के कारण भी काफी पानी बर्बाद होता है। जैसे जल वितरण में जमीन के नीचे पाइप्स का लीक करना, ढीली टोटियां, ब्रश करते हुए, शेविंग करते हुए या कपड़े धोते हुए पानी को खुला रखना, फर्श, गाड़ी आदि धोने के लिए बाल्टी की जगह पाइप का इस्तेमाल करना आदि। ये साधारण से दिखने वाले कारण से भी भारी मात्रा में जल की हानि होती है। अभी तक हमने देखा कि जल कैसे बर्बाद हो रहा है। चलिए अब समझते हैं कि भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर को बनाए रखने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। 1. अगर आप कभी राजस्थान की किसी पुरानी हवेली में गए होंगे तो शायद आपने बावड़ियां देखी होंगी। बावड़ी मीन्स स्टेप वेल। ये बारिश के पानी को स्टोर करने की एक प्राचीन विधि है। दरअसल बारिश का पानी नदी नालों में बहकर दूर निकल जाता है। यदि हम इस पानी को इन बावड़ियों में स्टोर कर लें तो जरूरत पड़ने पर इस पानी को उपयोग में लाया जा सकता है और ये पानी रिस कर ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है। सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए हम जरूरत से ज्यादा पानी ट्यूबवेल से निकाल लेते हैं। अगर हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें तो खेती के लिए कई गुना कम पानी लगता है। ड्रिप इरिगेशन में पाइप से खेतों में पानी दिया जाता है और इन पाइप्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे बूंद बूंद पानी ही जाता है। तीसरा, अगर घरों में भी छत पर बारिश के पानी को किसी पाइप के द्वारा एक टंकी में इकट्ठा किया जाए तो इस पानी को सफाई और पेड़ पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन बड़े कदमों के अलावा पानी बचाने के लिए हमें निजी स्तर पर भी कुछ स्टेप उठाने चाहिए। जैसे नलों को खुला न छोड़ें, ब्रश करते हुए, शेविंग करते हुए या कपड़े धोते हुए पानी को खुला न छोड़ें। सफाई के लिए ज्यादा पानी न बहाएं, हो सके तो गीले कपड़े का उपयोग करें। पेड़ों का काटना एक बड़ा कारण है असमान जल वितरण का। यदि पेड़ों को ना काटा जाए और अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाया जाए तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को रोका जा सकता है। इससे ग्राउंड वाटर जल्दी रिचार्ज भी होगा। बड़ी संख्या का बड़े शहरों को पलायन भी एक बड़ा कारण है कि बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर कम हो गया है। गांवों और शहरों में रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराना होगा जिससे पलायन रुक सके। जिस तरह हमें पानी की आवश्यकता है ठीक उसी प्रकार पेड़ों को भी पानी की उतनी ही आवश्यकता है। बिना पानी के पेड़ अपना खाना नहीं बना सकते, मतलब बिना पानी के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। पानी के बिना पेड़ों का जीवन भी संभव नहीं है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी। बिना पेड़ों के इस ग्रह पर जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए पानी बचाओ और पेड़ लगाओ ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी का संकट न रहे। हाँ तो बच्चों, अब आप वास्तव में समझ गए होंगे कि जल है तो कल है। ओके बच्चों, तो हमारा टॉपिक यहाँ पे आज खत्म होता है। और जिन बच्चों का आज का यह एपिसोड दूरदर्शन पर देखने से छूट गया है वो सभी इसे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो फिर किसी का यह चैप्टर न छूटे इसके लिए YouTube चैनल पर आप डीडी ज्ञानदीप टाइप करेंगे और विज्ञान विषय आगे लिखेंगे क्लास 7, तो आपको आज का या अन्य भी विज्ञान विषय के आपको सभी एपिसोड उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप सभी उन्हें देखिएगा और बार बार भी जिन्होंने देख लिया है वो भी दोबारा उस पर देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।